Hey guys, I welcome you all in today's lecture. बट आज हम लोग वन शॉट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग बेटा बहुत ही कम टाइम में पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का बेटा मैं 2 लेक्चर्स में पूरा का पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। सिंगल लेक्चर में उस डीप नॉलेज तक जितना आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड होता है उतना लेवल तक जाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं इसको बेटा 2 पार्ट में मैंने इसको क्लासीफाई कर लिया है। 2 पार्ट में मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ पूरा का पूरा। ठीक है सर, तो पहले पार्ट को हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, देखिए सर, तो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले जो टर्म आप लोगों के लिए है दैट इज रेट लॉ। आपको रेट पता होना चाहिए, रेट क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन होती है जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन कैसा होता है, इक्वल होता है। एक ऐसा पॉइंट जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों कैसा होगा, सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम को पढ़ने के से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज रेट लॉ। ठीक है, बड़ा रेट लॉ यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट होता है that is directly proportional, rate is directly proportional to the activity of product of reactant. It is directly proportional to the activity of product of reactant, each raised with their stoichiometric coefficient, each raised with their stoichiometric coefficient। ठीक है ना, यानी जो रेट होगा वो क्या होगा, एक्टिविटी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्टिविटी बोलो या एक्टिव मास बोलो, बात एक ही है बेटा। इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस एक्टिविटी को हम लोग एक्टिव मास भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो एक्टिव मास बोलो या एक्टिविटी बोलो, बात एक ही है। तो इन्होंने क्या बोला, रेट लॉ इन लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी और एक्टिव मास ईच रेज्ड विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास में एक रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिविंग यू सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। ठीक है, जनरल रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा बेटा, that will be directly proportional to the activity of A to the power A into activity of B to the power B. Product of activity of reactants raised with their stoichiometric coefficient। A और B क्या है बेटा, इनका stoichiometric coefficient है। ठीक है ना, सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा बेटा, एक्टिविटी ऑफ C की पावर C इंटू एक्टिविटी ऑफ D टू द पावर D। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज KF। प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एक्टिविटी ऑफ A टू द पावर A इंटू एक्टिविटी ऑफ B टू द पावर B। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू KB, एक्टिविटी ऑफ C टू द पावर C इंटू एक्टिविटी ऑफ D टू द पावर D होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो KF एंड KB है वो रेट कांस्टेंट है। KF एंड KB आर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। KF जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का है और KB जो है वो क्या कौन से वाले का है बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये है कि जो रेट कांस्टेंट होता है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। जो रेट कांस्टेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ऐसा एक फैक्टर जिस पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है वो क्या है, सिर्फ टेम्परेचर है, बाकी इसके अलावा किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। क्लियर, चलिए सर, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होता है जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड का मतलब KF इंटू A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। ठीक है ना, एक्टिविटी ऑफ B टू द पावर B दैट विल बी इक्वल्स टू KB एक्टिविटी ऑफ C टू द पावर C इंटू एक्टिविटी ऑफ D टू द पावर D के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो KF अपॉन KB आएगा that will be equals to activity of C to the power C into activity of D to the power D upon activity of A to the power A into activity of B to the power B के इक्वल होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। KF और KB का बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट करोगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, अनदर कांस्टेंट। तो दूसरा हम लोगों को कांस्टेंट मिल रहा है, अनदर कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना, KF अपॉन KB क्या है, दो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो रेशियो मिलेगा हम लोगों को एक और कांस्टेंट देगा। जो कांस्टेंट मिलता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई भी चीज चेंज कर सकता है, कोई भी चीज वेरी करा सकता है, तो वो क्या है? सिर्फ टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को चेंज करके ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करा सकते हैं। देयर इज नन अदर फैक्टर देन टेम्परेचर विच कैन अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर से ही चेंज किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम को हम लोग बहुत सारे तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करते हैं? दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है, वो कौन सा है? टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, अभी हम लोग बातें करेंगे जो एक्टिविटी हम लोग बोल रहे हैं, एक्टिविटी या एक्टिव मास क्या है बेटा? व्हाट इज दैट एक्टिविटी और एक्टिव मास? ठीक है, तो एक्टिविटी और एक्टिव मास जो होता है बेटा, वो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए क्या होता है? इट इज प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के लिए 1 होता है। ठीक है, किसी भी आइडियल गैस के लिए क्या होता है? उसका पार्शियल प्रेशर। और किसी भी अगर आइडियल सॉल्यूशन हो तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, यानी आप लोग बोल सकते हो कि उसका हम लोग क्या बात कर रहे हैं? मोलारिटी। ठीक है ना, क्या हो गया उसका? मोलारिटी। इट इज इन मोल पर लीटर। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। एक लिखते हैं इन द टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आइडियल गैस के लिए जो एक्टिविटी होगा वो कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो अगर मैं एक्टिविटी को कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस करूंगा तो आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या मिलेगा? Kc। ठीक है, अगर आप एक्टिविटी को बेटा पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस करोगे तो आपको जो मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या मिलने वाला है? दैट इज Kp। ठीक है, तो Kc किसके इक्वल होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C into concentration of D to the power D, concentration of A to the power A, concentration of B to the power B। ठीक है ना, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। Kp जो होगा दैट इज इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो क्या होगा बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। ठीक है ना, Kp हम लोगों को मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, Kp और Kc का जो रिलेशन होता है बेटा, Kp इज ऑलवेज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। ये डेल्टा Ng क्या है बेटा? डेल्टा Ng इज द डिफरेंस ऑफ गैसियस मोल्स। ठीक है बेटा, गैसियस मोल्स का डिफरेंस है। गैसियस मोल्स किसका बेटा? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आप लोग निकालेंगे। कौन सा वाला? गैसियस मोल्स, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जैसे मान के चलो हम लोगों के पास अभी रिएक्शन हम लोग लिख रहे थे ना, A moles of A plus B moles of B वाला, गिविंग यू C moles of C plus D moles of D। अगर ये सब कुछ गैसियस है तो जो डेल्टा Ng आएगा वो क्या निकल के आएगा? दैट इज C plus D माइनस A plus B। ठीक है ना, डेल्टा Ng क्या निकल के आएगा? दैट विल बी C plus D माइनस A plus B, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कौन सा वाला? मोल्स, गैसियस मोल्स। ठीक है बेटा, वन मोर इन्फॉर्मेशन इज कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म ऑफ मोल्स। हम लोग उसको मोल्स के टर्म में लिख सकते हैं। जब मोल्स के टर्म में लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्या रिप्रेजेंट करते हैं? Kn। इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं, उसको हम लोग Kx से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये बेटा कुछ स्पेसिफिक जगह पे आपको यूज करने में काम आएगा, Kn और Kx जो होगा। अगर डेल्टा Ng कैसा होता है बेटा? 0 होता है, तो Kp जो होगा वो किसके इक्वल होगा? Kc के इक्वल होता है। दैट इज इक्वल टू Kn, दैट इज इक्वल टू Kx। ठीक है, डेल्टा Ng अगर 0 है तो Kp, Kc, Kn, Kx सब कैसा होता है? बराबर होता है। तो डेल्टा Ng अगर 0 है, मान के चलो किसी रिएक्शन में आपको Kp गिवन है, तो उसको आप लोग Kn मान के उसको मोल्स में भी काम कर सकते हो, उसके कॉन्सेंट्रेशन में भी आप काम कर सकते हैं, प्रेशर में भी कर सकते हैं। जो भी डेटा आपको गिवन है उसको चेंज करने का जरूरत नहीं होता है, हम लोग उसी डेटा में काम कर सकते हैं, उसी डेटा में हम लोग क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो मान के चलो तुम्हारे पास में कोई रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस गिविंग 2 मोल्स ऑफ HI गैस। यहाँ आपको दिखेगा डेल्टा Ng कैसा है? 0 है। यहाँ पे कैसा दिख रहा है? डेल्टा Ng कैसा है बेटा? 0। क्योंकि गैसियस मोल्स कितना था? 2, और गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 2, गैसियस मोल्स और रिएक्टेंट भी कितना था? 2। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 0। डेल्टा Ng अगर 0 है तो आप बोलेंगे जो ऊपर वाला रिएक्शन मैंने लिखा था उस रिएक्शन में Kp, Kc, Kn, Kx सब कैसा होता? बराबर होता। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेके। देखिए, मान के चलो आप लोगों के पास में कोई भी एक रिएक्शन है दैट इज A गिविंग B। ए क्या बेटा? B दे रहा है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K।
अगर आपने रिएक्शन को क्या कर दिया रिवर्स, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो कैसा होगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे सोच के देखो, ऊपर वाला के किसके इक्वल होगा बेटा, बी अपॉन ए, और के प्राइम किसके इक्वल होगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, के प्राइम जो है वो क्या है बेटा, 1 अपॉन के ही दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो ये बोल रहा हूं, अगर आप लोग रिएक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स उल्टा कर देंगे, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर, आप पॉइंट ये नोट करके लिख लीजिए, बहुत ही काम आने वाले हैं आपको। दूसरा, मान के चलो आप लोगों के पास में एक रिएक्शन है जिसमें ए इज गिविंग बी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बेटा, के। अगर आपने इस रिएक्शन को किसी एक एन नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो के प्राइम होगा वो क्या होगा, के टू दी पावर एन होता है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में जाता है। क्या करते हैं बेटा, जिस भी नंबर से आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, दैट गोज इन द पावर ऑफ दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम लोगों ने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया होता, तो जो के प्राइम आता है वो क्या मिलता बेटा, के की पावर 2, ठीक है। मान के चलो तुम लोगों ने इस रिएक्शन में 1/2 से मल्टीप्लाई किया होता, तो जो के प्राइम मिलता है वो क्या मिलता बेटा, के की पावर 1/2, और वी कैन से रूट के, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दैट ऑलवेज गोज इनटू द पावर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टर्म क्या है, मान के चलो आप लोगों के पास एक रिएक्शन दैट इज ए गिविंग बी, पहला वाला रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। दूसरा रिएक्शन सी गिविंग डी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2, ठीक है बेटा। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड करने का मतलब क्या है, ए प्लस सी गिविंग यू बी प्लस डी। दोनों को ऐड करने का मतलब क्या है बेटा, ए प्लस सी गिविंग यू बी प्लस डी। तो जो नए वाला रिएक्शन होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा होता है, दैट इज K1 इंटू K2। अगर 2 रिएक्शंस को आप लोग ऐड करते हैं तो उनका जो फाइनल रिएक्शन मिलेगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 रिएक्शंस। 3 को ऐड करोगे तो 3 का प्रोडक्ट मिलेगा, 4 को ऐड करोगे तो 4 का प्रोडक्ट मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप खुद से सोच के देखिए, जो K1 होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। K2 किसके इक्वल होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। ये K किसके इक्वल होगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। B अपॉन A क्या है बेटा, K1, D अपॉन C क्या है, K2, तो K1 इंटू K2 हो गया ना, है ना। तो अगर किसी भी रिएक्शन, अब 2 रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो जो हम लोगों को फाइनल रिएक्शन मिलेगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 रिएक्शंस। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोगों के पास में क्या है बेटा, एक रिएक्शन है ए इज गिविंग बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1, ठीक है। दूसरा रिएक्शन सी इज गिविंग डी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बेटा, K2। क्लियर, आपने क्या किया, सेकंड रिएक्शन को पहले वाले से माइनस कर लिया। सेकंड को माइनस करने का मतलब क्या होगा, ए माइनस सी गिविंग यू बी माइनस डी। और आपको पता है हम लोग किसी भी रिएक्शन को माइनस में नहीं लिखते हैं, रिएक्शंस आर ऑलवेज रिटन इन प्लस। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ए प्लस डी गिविंग यू बी प्लस, ठीक है ना। यही मिलेगा माइनस करने पर रिएक्शन। तो जब हम लोग किसी रिएक्शन को माइनस करते हैं तो माइनस करने पर जो रिएक्शन होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा होता है बेटा, दैट इज K1 अपॉन K2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिसको माइनस किया उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा चला गया, नीचे चला गया डिवाइड करने में। क्लियर, तो हम लोग अब माइनस करेंगे तो डिवाइड करेंगे, जिस भी रिएक्शन को माइनस करेंगे उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या कर लेंगे बेटा, डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर, या फिर ऐसा सोच लो कि आपने इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया, डी गिविंग सी, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा हो जाएगा, 1/K2। और आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, आपने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो भी एक ही बात है ना, इसका K1 और इसका बेटा कितना है, 1/K2। तो प्रोडक्ट में निकालेंगे फिर। तो एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन का मतलब ही ये होता है कि हम लोग किसी दूसरे जिसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं वो रिएक्शन रिवर्स करके ऐड किया जा रहा है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा,
जो भी रिएक्शन को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो रिवर्स करके ऐड किया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसके बेस पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन P4 सॉलिड प्लस 5O2 गैस गिविंग P4O10 सॉलिड। तो आपको पता है सॉलिड का एक्टिविटी कितना होता है 1, इसका भी कितना होगा 1, तो इसका जो K आएगा वो कितना आएगा बेटा 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर 5। क्लियर ना, सॉलिड का एक्टिविटी कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई देंगे, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो बेटा इसका आंसर कौन सा वाला आ जाएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर 5, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 गिविंग यू 2NO at temperature T is 4 into 10 to the power minus 2. The value of Kc for the reaction NO gas giving 1 upon 2 N2 gas plus 1 upon 2 O2 gas at the same temperature will be। एक रिएक्शन दिया है आपको और दूसरे रिएक्शन का पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ कि इन दोनों रिएक्शन का रिलेशन क्या है, इन दोनों रिएक्शन का रिलेशन क्या दिख रहा है आप लोगों को। सबसे पहला रिलेशन आपको दिख रहा है कि रिएक्शन को उल्टा किया गया, रिवर्स किया गया ना। पहले वाले रिएक्शन में क्या है N2O2 मिलके NO बना रहे हैं और दूसरे वाले में क्या है बेटा NO जो है वो N2 और O2 दे रहा है। तो सबसे पहला टर्म आपको क्या दिखा है, रिएक्शन को रिवर्स किया गया। जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो कैसा होता है 1 अपॉन K हो जाता है। तो 1 अपॉन K होने का मतलब कितना होगा 1 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर, सबसे पहला टर्म तो समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या होता है बेटा, जब हम लोग किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर, तो मैं बोल सकता हूँ K प्राइम इज 1 अपॉन K, दैट इज 1 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो पहला टर्म क्लियर है। दूसरा काम क्या किया गया बेटा, दूसरा काम किया गया कि इस रिएक्शन में पहले तो रिवर्स किया, दूसरा 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया। पहला काम क्या किया गया था, रिवर्स किया गया था। दूसरा काम क्या किया बेटा, इट इज मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन 2। अब 1 अपॉन 2 से अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा होगा 1 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 की पावर 1 अपॉन 2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका रूट में ले जाना मतलब, तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और ये कितना आएगा बेटा 100 अपॉन 2, दैट इज 50। 100 अपॉन 2 इज 50। क्लियर, तो इसका बेटा कौन सा वाला करेक्ट आंसर, दैट इज बी। समझ गए ना क्या किया गया। तो पहले रिएक्शन को क्या किया गया था बेटा, रिवर्स किया गया था, इसलिए मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रेसिप्रोकल किया। दूसरा काम क्या किया गया है बेटा, उसमें 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने क्या कर दिया उसकी पावर 1 अपॉन 2 रख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन विल बी। देखो दो रिएक्शन आपको गिवन है और तीसरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना होगा कि जो पहले दो रिएक्शंस गिवन हैं इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से ये वाला रिएक्शन कैसे भी निकालना पड़ेगा। पहला जो दो रिएक्शन गिवन है उनकी हेल्प से क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, यू हैव टू कैसे भी ना कैसे भी करके यू हैव टू तीसरा वाला रिएक्शन आपको निकालना है ना। तो आपको तीसरे वाले रिएक्शन के लिए पहले और दूसरे वाले की वजह से रिलेशन बनाना है कि हम लोग कैसे भी करके तीसरा वाला रिएक्शन निकालें पहले दो रिएक्शन की हेल्प से। तो एक तो आप सोचिए कि थर्ड रिएक्शन में SO2 रिएक्टेंट है और यहाँ पे SO2 प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला काम तो आपको लग रहा है कि पहले वाले रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। पहले वाले रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा आपको पहले वाले को, आपको क्या करना पड़ेगा SO2 गिविंग यू S प्लस O2। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, रिवर्स कर दिया आप लोग, SO2 गिविंग यू S प्लस O2। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा बेटा K1 प्राइम, वो कैसा हो जाएगा 1 अपॉन K, 1 अपॉन 10 टू द पावर 52। ठीक है, दूसरा काम आपको SO2 कितना चाहिए, यू नीड 2 मोल्स ऑफ SO2। तो इसमें क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2SO2
गिविंग यू S प्लस O2, 2S प्लस 2O2। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो कैसा होगा बेटा, 1/10⁻52 की पावर 2। इसकी पावर में क्या चला जाएगा बेटा, 2। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलिए अब इसके आगे बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस S को और O2 को गायब करना है प्रोडक्ट साइड में से, और रिएक्टेंट साइड में आपको O2 चाहिए और प्रोडक्ट में SO3 चाहिए। तो अब दूसरे वाले रिएक्शन को इसमें ऐड कर दीजिए। दूसरा रिएक्शन क्या है, 2S प्लस 3O2 गिविंग यू 2SO3। इनको आप ऐड कर लेंगे बेटा इन दोनों रिएक्शंस को। जब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो S से S गायब हो जाएगा, ठीक है ना। 3O2 है, यहाँ 2O2 है बेटा, यहाँ 3O2 तो एक O2 यहाँ बचेगा। रिएक्शन क्या आएगा, 2SO2 प्लस O2 इज गिविंग 2SO3। लास्ट वाला रिएक्शन मिल गया बेटा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, 10⁻129। ये जो K2 था, तो तीसरा रिएक्शन का जो K मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, K2 इंटू K1 डबल प्राइम, दैट इज 10⁻129 इंटू 1/10 बेटा ये कितना हो जाएगा, 1/10⁻104। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग कितना मिलेगा बेटा, यहाँ से 10⁻25। क्लियर। तो कैसे सॉल्व किया जा रहा है वो समझ में आ रहा है बेटा, कैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के जैसा। फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शंस 1 2 3 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन। पहला रिएक्शन है CO प्लस H2O गिविंग CO2 प्लस H2। दूसरा बेटा CH4 प्लस H2O गिविंग CO प्लस 3H2, इसका K2 है। तीसरा रिएक्शन है CH4 प्लस 2O2 गिविंग CO2 प्लस 4H2। पूछ रहे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3। तो बेटे आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल सा देखिए, एक जो मुझे रिलेशन दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, आपको क्या दिख रहा है कि आप पहले 2 रिएक्शन को ऐड कर लीजिए। आप पहले 2 रिएक्शन को ऐड कर लीजिए तो क्या तीसरा वाला मिल जाएगा। तो पहले 2 को ऐड करेंगे, देखो CO से C हो गया, क्या मिलेगा CH4 मिलेगा, H2 2H2 हो गया, दैट इज गिविंग CO प्लस 4H2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले 2 रिएक्शन को ऐड करने से CO से CO गायब हो जा रहा है, ये मिल रहा है CH4 H2 और 2H2O, ठीक है ना, H2 3H2 4H2, क्या मिल रहा है H2 3H2 4H2, ठीक है ना। तो पहले 2 रिएक्शन को ऐड करने से तीसरा रिएक्शन मिल रहा है, इसका मतलब K1 इंटू K2 जरूर किसके इक्वल होगा बेटा, K3 के इक्वल होगा। तो C वाला इसका करेक्ट आंसर, K1 इंटू K2 इज टू K3। तो समझ आ रहा है कैसा कर रहे हैं हम लोगों को क्वेश्चन बेटा। तो आपको जो भी रिएक्शंस दिए हैं उनके बीच में रिलेशन बनाना है, और रिलेशन बनाने के बाद में जो भी आपको कुछ तरीके मैंने बताए अभी, 3-4 तरीके से रिएक्शन को आप लोग इधर उधर से कर सकते हैं। रेसिप्रोकल होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड करने पे क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गई हैं, ठीक है बेटा। तो उसको समझने में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। देखिए अगर आपको कोई भी रिएक्शन गिवन है, इनिशियल कंडीशन आपको किसी भी रिएक्शन का गिवन है, तो आप अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, लाइक एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। 2 चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग इक्विलिब्रियम तक पहुंच पाएंगे और उनका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन या कोई भी और चीज जो उससे रिलेटेड गिवन होगा उसको फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। मान के चलो तुम्हारे पास में कोई भी, पहले मैं बात करता हूँ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, moles of reactant or product reacted or produced per
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ठीक है बेटा। क्या हो गया, मोल्स रिएक्टेड, यानी रिएक्टेंट का तो रिएक्ट करेगा बेटा, प्रोडक्ट का क्या होगा, प्रोड्यूस्ड, पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हम लोग रिएक्टेंट की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें, पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना मोल रिएक्ट कर रहे हैं या कितना मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को हम लोग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम लोग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स इज मोल्स रिएक्टेड और फॉर्म डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स रिएक्टेड और फॉर्म डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता है, ठीक है बेटा। सौंदर्य में क्या बोला। अब आपको ज़्यादा इसके बारे में जानने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझिए कि आप किसी भी रिएक्शन को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास में एक रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिविंग यू सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी, ठीक है। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट, इसका है बी नॉट। टी टाइम किससे बेटा, जीरो पे, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0 0 प्रोडक्ट का। आपसे पूछे टी टाइम इक्विलिब्रियम पे इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना होगा, तो आप उसको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में लिख सकते हैं। आप क्या बोलेंगे बेटा, ए नॉट माइनस ए एक्स, ये कितना हो जाएगा बेटा, बी नॉट माइनस बी एक्स, ये कितना होगा, सी एक्स, ये कितना होगा, डी एक्स। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन को लिखने का सिर्फ एक तरीका होता है कि क्या करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखो। किससे बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखो। अगर प्रोडक्ट है तो उसमें जनरली ऐड होगा और रिएक्टेंट तो जनरली क्या होगा, कम होगा। वैसे भी आगे चल के आप रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में आपको रिएक्शन को लिखना पड़ सकता है। जो रिएक्ट कर रहा है उसमें से माइनस करके लिखिए बेटा, जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें प्लस करके लिख दीजिए। बस क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू क्या होगा बेटा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास में एक रिएक्शन है बेटा, तुम्हारे पास में एक रिएक्शन है दैट इज 2A प्लस 3B गिविंग यू C प्लस 4D, ठीक है ना। इस रिएक्शन में तुम्हारे पास स्टार्टिंग में इसका 10 मोल है और इसका 15 है, टी टाइम 0 पे। तुमसे पूछे टाइम इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम पे कितना होगा इनका मोल, तो सिंपल बट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्स। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्स। तो इसको कैसे लिखोगे, 10 माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स, इसको कैसे लिखोगे, 15 माइनस ये कितना बनेगा, एक्स, ये कितना बनेगा, 4x। अब जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा उससे इक्वेट वगैरह करके हम लोग एक्स निकाल लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं एक और रिएक्शन लिखता हूँ। तुम्हारे पास में क्या है बेटा, N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3। बोले इसका हमारे पास 5 मोल, इसका 20 मोल स्टार्टिंग में लेके चले। इक्विलिब्रियम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, कितना मोल होगा ये बताइए। तो क्या लिखोगे, 5 माइनस एक्स, 20 माइनस 3x, ये कितना बनेगा बेटा, 2x। क्या कर रहा हूँ बेटा मैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स। ऊपर भी क्या किया हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स। प्रोडक्ट साइड में ऐड कर रहा हूँ, रिएक्टेंट साइड में से हटा रहा हूँ। आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एक ऐसा टर्म है जिसको आप लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हो। एक्सटेंट ऑफ एक रिएक्शन बेटा क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एक ऐसा टर्म है जिसको आप कहीं पे भी किसी भी टाइप के रिएक्शन में यूज कर सकते हो टू रीच अप टू द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है सर। दूसरा टर्म होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Degree of dissociation is defined in case of single
रिएक्टेंट सिस्टम किस में डिफाइन करते हैं बेटा? इन केस ऑफ सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम ओनली, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा तो, क्योंकि डिसोसिएशन तो उसी का पॉसिबल है ना बेटा। तो जहां पे सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम होता है वहां पे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन करते हैं। कहा है बेटा? इन केस ऑफ सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड। ठीक है, चलिए होता क्या है बेटा ये? इट इज मोल्स रिएक्टेड अपॉन टोटल मोल्स। क्या होता है? इट इज मोल्स रिएक्टेड अपॉन टोटल मोल्स, क्योंकि हम लोग इसको रिएक्टेंट के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए डिफाइन नहीं होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग अल्फा से डिफाइन डिनोट करते हैं बेटा। आप लोगों के पास में कोई भी रिएक्शन है, मोल्स ऑफ ए गिविंग यू बी मोल्स ऑफ बी प्लस सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी एंड सो ऑन। स्टार्टिंग में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? ए नॉट। इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बेटा? ए नॉट इंटू, अब ऐसे लिखेंगे बेटा, ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा। कैसे लिखेंगे बेटा? ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा, ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा। यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है बेटा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में लिखना है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका अमाउंट आप लिखेंगे बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। जैसे स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, सेम तरीके से आप क्या लिखेंगे बेटा? सेम तरीके से जो हम लोगों के पास में प्रोडक्ट है उनका मोल्स कितना बनेगा वो लिखेंगे। कैसे? आपको पता है इसका ए मोल इसका बी मोल बनाते हैं, तो एक से कितना बनेगा बेटा? बी बाई ए नॉट अल्फा से कितना बनेगा बेटा? बी अपॉन ए इंटू ए नॉट अल्फा। ठीक है ना? ऐसे सी का कितना बनेगा बेटा? सी अपॉन ए इंटू ए नॉट अल्फा। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ए मोल से बनता है बी, एक से बनेगा बी अपॉन ए। एक से कितना बन रहा है बेटा? बी अपॉन ए। तो ए नॉट अल्फा से कितना बनेगा बेटा? बी अपॉन ए इंटू ए नॉट अल्फा। ठीक है, कितना बनेगा? बी अपॉन ए इंटू ए नॉट अल्फा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना इसको समझने में बेटा? चलिए, तो बी का कितना बनेगा बेटा? बी अपॉन ए इंटू ए नॉट अल्फा। सी कितना बनेगा? सी अपॉन ए इंटू ए नॉट अल्फा। डी कितना बनेगा? डी अपॉन ए इंटू ए नॉट अल्फा। ठीक है ना? क्लियर है? बी कितना बनेगा? बी अपॉन ए इंटू ए नॉट अल्फा। सी बनेगा सी अपॉन ए इंटू ए नॉट अल्फा। डी बनेगा डी अपॉन ए इंटू ए नॉट अल्फा। जैसे मान के चलो आपके पास में एक रिएक्शन NH3 गिविंग यू N2 प्लस 3S2, गिविंग यू N2 प्लस 3S2। इसका स्टार्टिंग में तुम्हारे पास में 10 मोल, कब? टाइम 0 पे। टाइम आएगा बेटा कौन सा? इक्विलिब्रियम। कितना होगा? 10 इंटू 1 माइनस अल्फा लिखो या 10 माइनस 10 अल्फा लिखो। आप सोच के देखो बेटा, आपको इक्वेशन पता है 2 मोल्स ऑफ NH3 गिव्स N2 प्लस 3S2 होता है। 2 मोल से बनता है 1, 10 से कितना बनेगा बेटा? 5। यस सर, नो सर? 10 से कितना बनेगा बेटा? 5। तो ये कितना बनेगा? 5 अल्फा। 2 से बनता है 3, तो 10 से कितना बनेगा बेटा? 10 से कितना बनेगा? दैट इज 15 अल्फा। ठीक है ना? तो वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से मैंने लिखा है। 2 से बनता है 1, 10 से बनेगा 5 ना। 2 से बनता है 1, तो 1 से बनेगा आधा, 10 से बनेगा 5। ऐसे 2 से बनता है बेटा कितना? 3, 1 से बनेगा 3/2, 10 से बनेगा बेटा 3/2 इंटू 10। कितना आ जाएगा? 15। ठीक है सर, 3 इंटू 10 कितना होता है? 15 होते हैं। क्लियर ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो आप रिएक्शन को या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में लिखेंगे या फिर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में लिखते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे अभी। आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, I2 एंड HI गैस एट 300 केल्विन
if initially 2 moles each of hydrogen and iodine gas are taken in a closed container of volume 10 लीटर, Kc दिया है बेटा 100 इसका, क्या बोल रहा है बेटा, H2 प्लस I2 मिलके क्या बनाएगा 2HI। इफ इनिशियली 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर प्रेजेंट, तो HI का कितना होगा 0। इक्विलिब्रियम पे जाके कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 माइनस, कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 2x, है ना। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में लिख दिया मैं 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, वो कितना हो जाएगा 2x। देखिए इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कैसा है बेटा, 0 है। इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कैसा है, 0। जो केसी होगा उसको मैं के एन भी लिख सकता हूँ। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा हुआ है कि आपको यहाँ पे इस 10 से डिवाइड करके इसको कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि केसी के एन भी है। मोल्स में भी काम करूंगा तो सेम आंसर मिलेगा, क्योंकि डेल्टा एन जी कैसा है इसका, 0। डेल्टा एन जी 0 होने पे के पी, के सी, के एन, के एक्स सब बराबर होते हैं। पीछे बताया था अभी आप लोगों को, ठीक है ना, सब बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए तो आपसे मैं पूछूं बेटा इसका के एन किसके इक्वल होगा, आप बोलेंगे के एन विल बी इक्वल टू 2x² अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 100। तो यहां से आपको मिलेगा 2x अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे बेटा तो आपको मिलेगा 2x will be equals to 20 minus 10x, so 12x is 20, x is 20 by 12, x is 20 by 12, that is 5 by 3, 5 by 3 कितना होता है 1.67। ठीक है ना। अभी तुमसे पूछे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल एट इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल ना। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कितना होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 10, दैट इज 2 माइनस 1.67 अपॉन 10। ठीक है ना, दैट इज 0.33 अपॉन 10। सेम आएगा बेटा I2 का भी, क्योंकि I2 का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना है, दैट इज ऑल्सो 2 माइनस एक्स अपॉन 10, वो भी आएगा 0.33 बाई 10। अगर तुमसे पूछे HI का कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI विल बी इक्वल टू 2x अपॉन 10, 2x अपॉन 10 दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1.67 अपॉन 10। ठीक है ना, 2 इंटू 1.67 अपॉन 10। क्लियर, तो हम लोग सभी का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया। तो आपको समझ में आ रहा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपको कैसे हेल्प किया। आपको यही नहीं पता होता कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता, तो आप लोग ये लिख ही नहीं पाते। ये नहीं लिख पाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो या तो आप लोग रिएक्शन को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के टर्म में लिखोगे या फिर लिखोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। द डेंसिटी ऑफ an equilibrium mixture N2O4 and NO2 at 1 atm and 348 Kelvin is 1.84 gram per liter. Calculate Kc for the following equilibrium, that is N2O4 gas giving 2 moles of NO2 gas. ठीक है बेटा, तो आपको बोल रहा है कि इसका डेंसिटी आपको दिया है एट प्रेशर ऑफ 1 atm मिक्सर का, इक्विलिब्रियम मिक्सर का एट 1 atm एंड 348 केल्विन, डेंसिटी इज 1.84 ग्राम पर लीटर। थोड़ा ठीक से समझना क्वेश्चन को हम लोग करने कैसे वाले हैं। देखिए आपको पता है कि N2O4 गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ NO2। मान लेते हैं इसका आपके पास में 1 मोल है स्टार्टिंग में, बड़ा इसमें से कितना जाएगा x, तो ये कितना बनेगा 2x। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 में से कितना गया बटा x, तो ये कितना बन जाएगा 2x बनेगा। ठीक है,
तो टोटल मोल्स कितना होगा तुम लोगों के पास में बेटा? टोटल मोल्स कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस 2x। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ना, दैट इज 1 प्लस एक्स। आपसे पूछो कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर कितना होगा, तो बेटा क्या होता है? आप बोलेंगे ये होगा N1M1 प्लस N2M2 अपॉन टोटल मोल्स ना, N1 प्लस N2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो N1 तुम्हारे पास में कितना है? 1 माइनस एक्स। M1 कितना होगा बेटा? दैट इज 90 96 96 आएगा क्या N2O4 का? नहीं 92 प्लस N2 कितना है बेटा? 2x इंटू 46 अपॉन 1 प्लस एक्स। समझ आ रहा है बेटा? तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 92x, ये भी हो रहा है 92x, ये हो जाएगा 92 माइनस 92x। 92x से 92x गया, ये आएगा 92 अपॉन 1 प्लस एक्स। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर मिल गया। क्या मिल गया बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर इज 192 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए। आपको पता है पीएम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डीआरटी। तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर कितना मिलेगा? दैट विल बी इक्वल टू डी आर टी अपॉन पी। डेंसिटी कितना है बताइए जल्दी से? डेंसिटी इज 1.84। आर आपको पता है 0.0821। प्रेशर 1 atm है बेटा। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 348 केल्विन। ठीक है ना? तो सारी वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। डेंसिटी इज 1.84। आर कितना होगा? 0.0821। टी कितना है? 348। प्रेशर 1 atm। ये जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? वो होगा 92 अपॉन 1 प्लस एक्स के। यस सर, नो सर? क्योंकि ये भी हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर निकाले हैं विद द फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन, और ये निकाले हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से ना, 92 अपॉन 1 प्लस एक्स वाला। ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? 100% इक्वल होगा। इक्वल होगा तो यहाँ से सॉल्व करके आप लोग एक्स निकाल सकते हैं, और जो एक्स आएगा वो आएगा आपका 0.75। कितना आएगा बेटा? 0.75 आ जाएगा। ठीक है। आपसे पूछा अब केपी कितना होगा? आपसे पूछे बेटा केपी कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे केपी? तो बेटा आपके पास में अब एक्स वगैरह आपके पास में है, आप लोग यहाँ रख लीजिएगा एक्स को, और सॉल्व कर सकते हैं ना। केपी चलो निकालते। केपी किसके इक्वल होगा बेटा? केपी विल बी इक्वल्स टू partial pressure of NO2 square अपॉन partial pressure of N2O4। ये होगा ना बेटा? ठीक है। अब आप लोग कैसे निकालेंगे बेटा? तो आपको पता है टोटल प्रेशर कितना है? 1 atm। टोटल प्रेशर कितना है बेटा? 1 atm है। ठीक है। प्रेशर ऑफ N2O4 कितना होगा वो आप लोग निकाल सकते हैं। कौन से वाले तरीके से? चलो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है। तो बेटा प्रेशर ऑफ NO2 कितना होगा? दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1। ठीक है। और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स क्या होगा? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स ना, मोल फ्रैक्शन बन गया ना, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर क्या बन गया इसका? पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली क्या होगा बेटा? यहां से होगा तुम्हारे पास मोल्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर। समझा रहे बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? तो x का वैल्यू तुम्हारे पास में है। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2
हो गया N2O4, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1। एक्स का वैल्यू आप लोगों के पास में है पूरा पूरा, कोई दिक्कत उससे आप लोगों को सॉल्व करने में नहीं आने वाली है। ठीक है सर, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, उसको उठा के यहाँ रख देंगे हम लोग, यहाँ रख के सॉल्व कर लेंगे, तो आपका जो Kp का वैल्यू आएगा दैट इज 9.0। Kp कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, दैट इज 9.0। तो क्लियर हुआ ना क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ बेटा इसको। देखिए आपको बोला था डेंसिटी ऑफ an equilibrium mixture of N2O4 and NO2 at 1 atm is 348 Kelvin. 180 and 348 Kelvin is 1.84 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट केसी पूछ रहे हैं आप लोगों से, ठीक है ना। बट आप सबसे पहले क्या किए, आप लोग इक्वेशन लिखे N2O4 गिविंग यू NO2, ठीक है ना। आप सबसे पहले क्या लिखे बेटा, रिएक्शन लिख लिए। आपको बोलता है 1 माइनस एक्स मोल विल गिव यू 2 एक्स मोल्स, ठीक है ना। आपको क्या पता है, 1 माइनस एक्स मोल्स विल गिव यू 2 एक्स मोल्स ऑफ द NO2। उसकी हेल्प से हम लोग क्या किए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर निकाले। जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर मिला, आप लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाले विद द हेल्प ऑफ Pm इज इक्वल टू DRT, यानी आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से, क्योंकि हमें डेंसिटी गिवन है। ठीक है, हम लोग इन दोनों को इक्वेट करके एक्स कैलकुलेट कर लिए। एक्स हम लोगों का निकल के आया 0.75, ठीक है। जब एक्स आ गया है तो हम लोग किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा, Kp मिल जाएगा आसानी से, क्लियर ना। तो हम लोग पहले क्या किए बेटा, पार्शियल प्रेशर निकाले और फिर क्या निकाल सकते हैं आसानी से, वी कैन कैलकुलेट Kp। हम लोग आसानी से Kp कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस के लिए, क्लियर, समझ में आया ना। मतलब किसी भी इक्वेशन के लिए अगर हम लोगों को पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा तो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉलिड NH4HS is placed in a flask, ठीक है ना, already containing ammonia gas at a certain temperature and 0.50 atm pressure. NH4HS decomposes to give NH3 and H2S. The total equilibrium pressure is 0.84 atm. The equilibrium constant for the reaction is, रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है सर। तो देखिए थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन को। आपको बोल रहे हैं कि NH4HS जो है बेटा वो डिकम्पोज करता है टू प्रोड्यूस NH3 एंड H2S। जो NH4HS है वो सॉलिड है, NH3 गैस और H2S, ठीक है ना। NH3 गैस का टाइम t इक्वल्स टू 0 पे आप बोलेंगे इसका जो प्रेशर होगा वो 0.5 atm है, इसका 0 होगा। दिया है क्वेश्चन में कि अमोनिया ऑलरेडी कंटेनिंग अमोनिया गैस, पढ़िए आप, ऑलरेडी कंटेनिंग अमोनिया गैस एट अ प्रेशर ऑफ 0.50 atm, ठीक है ना। पहले से ही उसमें क्या है, अमोनिया है 0.5 atm के प्रेशर पे बेटा, कितने पे, 0.5 atm प्रेशर पे पहले से ही है। अब बोल रहे हैं NH4HS डिकम्पोजेस टू गिव NH3 एंड H2S। जब वो डिकम्पोज कर गया, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, तो टोटल प्रेशर हो जाता है 0.84। तो बोलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो, ठीक है। तो बेटा अगर इसमें से जो भी जाएगा, अगर इसका 1 मोल बनेगा तो इसका 1 मोल बनेगा। अगर इसमें P प्रेशर जनरेट होगा तो इसमें P प्रेशर जनरेट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इसमें P होता तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस P, और ये कितना रहेगा, ये P, ठीक है। आपसे मुझे टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना होगा, तो आप बोलेंगे टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 0.5 प्लस P दैट इज इक्वल टू 0.84। बट ऐसा 2P आ जाएगा कितना, 0.34, और P आ जाएगा 0.17। P कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, 0.17 आपको P मिल गया, ठीक है। प्रेशर ऑफ NH3 कितना हो जाएगा बेटा, 0.5 प्लस 0.17 दैट इज 0.67।
प्रेशर ऑफ H2S कितना होगा बेटा 0.17। Kp कितना होगा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। H2S का प्रेशर कितना है बेटा 0.67 इंटू 0.17 दैट इज 0.1। ठीक है ना, जो Kp आएगा तुम्हारा वो कितना आ जाएगा दैट इज 0.11, डी वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ना कैसे हम लोग सॉल्व किए हैं। तो आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको जो डेटा है उसको सही तरीके से प्रॉपरली लिखना है, समझना है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेशर ऑफ आयोडीन गैस एट 1273 केल्विन इज फाउंड टू बी 0.112 atm where the expected pressure is 0.074 atm। बोल रहा है कि प्रेशर मिला इतना है बेटा और होना चाहिए था 0.07। बोल रहा है द इंक्रीज इन प्रेशर इज ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ आयोडीन इनटू आयोडीन एटम्स, कैलकुलेट केपी। बोल रहा है कि जो प्रेशर बढ़ गया है वो है बेटा किसकी वजह से, दैट इज ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ I2 इंटू आई। किसकी वजह से बेटा, I2 का डिसोसिएशन इंटू आई की वजह से है। ठीक है, चलिए आप सोचिए बेटा जब I2 जो है वो डिसोसिएट करेगा बेटा किसमें, आई में। अगर इसका तुम्हारे पास 1 मोल स्टार्टिंग में 0 होगा, 1 में से कितना गया x, तो बेटा ये कितना बनेगा 2x। टोटल मोल्स कितना हो गया 1 माइनस एक्स प्लस 2x दैट इज 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, आपको पता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रेशर रेशियो होता है वो क्या होता है बेटा, वॉल्यूम प्रेशर रेशियो कैसा होता है, दैट इज मोल रेशियो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर रेशियो कैसा होता है बेटा, मोल रेशियो होता है। ठीक है ना, यस सर नो सर। मैं पूछूं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, देखो आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे टोटल मोल कितना हो गया 1 प्लस। अब एक बात सोचिए, अगर हम लोग आयोडीन लेते तो प्रेशर कितना होता बेटा 0.7। आयोडीन अगर डिसोशिएट कर रहा है तब तो इतना प्रेशर हो रहा है ना, तो ये प्रेशर किसकी वजह से होता है, 1 मोल की वजह से। और ये वाला जो प्रेशर है वो किसकी वजह से बेटा, दैट इज ड्यू टू 1 प्लस एक्स मोल्स। 0.112 जो एटीएम का प्रेशर है वो किसकी वजह से बेटा, वो डिसोसिएशन की वजह से, दैट इज ड्यू टू द 1 प्लस एक्स मोल्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रेशर रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा, मोल का रेशियो भी होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रेशर 0.074 अपॉन ये कैसा है बेटा, एक्सपेक्टेड प्रेशर, इसके लिए मोल कितना होना चाहिए था 1 अपॉन अभी प्रेशर कितना है बेटा 0.112, इसके लिए मोल कितना है बेटा 1 प्लस एक्स। तो इनका रेशियो बराबर होगा ना, मोल्स इनिशियल अपॉन प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल विल बी इक्वल्स टू मोल्स इनिशियल अपॉन मोल्स फाइनल। गैसेस के लिए बेटा मोल रेशियो क्या होता है, प्रेशर रेशियो होता है। तो 0.074 अपॉन 0.112 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा दैट इज 0.51। एक्स कितना आ जाएगा 0.51 आ जाएगा। अभी आपको निकालना है केपी, तो केपी किसके इक्वल होगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। केपी किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ आई स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 ना, इसी के इक्वल होगा। फिर से वही सेम काम करना है आपको। आपको पता है टोटल प्रेशर कितना है बेटा, टोटल प्रेशर इज 0.112। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो टोटल प्रेशर है दैट इज 0.112। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रेशर कितना है, दैट इज 0.112। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो बेटा आपको यही पता है एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स इज 0.51
आपके पास में एक्स का वैल्यू भी है, आपके पास में टोटल प्रेशर भी है, आपके पास में एक्स का वैल्यू भी है, ठीक है ना। तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, अभी टोटल प्रेशर ऑफ I2 निकाल सकते हैं बेटा। प्रेशर ऑफ I2 किसके इक्वल हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर 0.112। प्रेशर ऑफ I किसके इक्वल होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ I 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर 0.112। एक्स का वैल्यू उठा के हम लोग यहां से कहां रखेंगे बेटा, इधर यूज कर लेंगे। एक्स का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर ऑफ I2 और प्रेशर ऑफ I मिल जाएगा। हम लोग ये वैल्यू उठा के बेटा यहाँ रख देंगे और हमें क्या मिल जाएगा बेटा, केपी मिल जाएगा। और केपी का वैल्यू जो आपको मिलेगा दैट इज 0.1575, ठीक है ना। केपी का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा आपको, दैट इज 0.1575। क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पीछे वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना था, सेम लॉजिक इसमें भी है। पहले आपको एक्स निकालना है, फिर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, और फिर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, केपी मिल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। पहले आपको क्या करना है बेटा, पहले आपको एक्स निकालना है, फिर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, फिर आप लोग निकाल लेंगे केपी। पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम लोग सेम चीज ही किए थे, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सैंपल ऑफ CaCO3 इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ क्लोज वेसल ऑफ वॉल्यूम 0.821 liters and heated to 1000 Kelvin. Calculate the mass of CO formed at equilibrium for the reaction। आप लोगों को एक रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन के लिए कितना मास ऑफ CaO बनेगा, CaO सॉलिड बनेगा, वो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। समझा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कैलकुलेट द मास ऑफ CaO सॉलिड फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है सर। चलिए देखिए, आप लोगों के पास में एक रिएक्शन है दैट इज CaCO3 गिविंग यू CaO प्लस CO2, ठीक है ना। रिएक्शन क्या है बेटा, CaCO3 गिविंग यू CaO प्लस CO2 है, ठीक है। इस रिएक्शन का बेटा ये हम लोगों के पास में क्या है, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये क्या है, गैस है। आपसे पूछो केपी किसके इक्वल होगा, बोले केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -2 ATM। अगर आप लोगों को पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मिल गया है तो क्या आप लोग मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हैं बेटा। आप लोग क्या कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरडी लगा सकते हैं बेटा। पीवी इक्वल टू एनआरडी लगा के आप लोग निकाल सकते हैं इसके अंदर से मोल्स ऑफ CO2। किसके इक्वल होगा, पीवी अपॉन आरटी के इक्वल। मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी, ठीक है ना। प्रेशर कितना है बेटा आप लोगों के पास में, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो V कितना है बेटा, वॉल्यूम कितना है, दैट इज 0.821। R कितना होगा, 0.0821। T कितना है बेटा, 1000 केल्विन। सॉल्व कर लेंगे इसको, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 10 टाइम्स, ये मिलेगा बेटा कितना, एक और जीरो गया। तो जो मोल्स ऑफ CO2 निकल के आएगा दैट इज 4 इंटू 10 टू दी पावर -4, ठीक है ना। कितना निकल के आएगा बेटा, 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल्स ऑफ CO2 निकल के आ गया, ठीक है ना। अभी आप सोचो बेटा कि अगर ये रिएक्शन होता है तो इनका CO और CO2 का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना है, 1:1 का। अगर 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा तो 1 मोल ऑफ CaO भी बनेगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, moles of CaO produced are equals to moles of CO2 produced, that is 4 into 10 to the power -4, ठीक है ना। कितना होगा, 4 into 10 to the power -4। तो मास ऑफ CaO कितना होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 56 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4। यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इतना ग्राम में आप लोगों को मिल जाएगा मास ऑफ CaO। क्लियर है, ठीक है ना। तो जितना मोल्स CaO का बनेगा बेटा, CO2 का बनेगा, उतना ही मोल्स किसका बनेगा, CaO का भी बनेगा ना, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो सेम है, एक एक मोल दोनों का बनना है। समझ आया ना। तो हम लोग पहले CO2 की हेल्प से हम लोग किसकी तरफ चले गए बेटा, CaO की तरफ चले गए। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए इसके आगे एक और रिएक्शन आप लोगों के लिए है,
इन अ रिएक्शन A प्लस टू बी गिविंग यू 2C प्लस डी। बेटा एक रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, A प्लस टू बी, ए और टू बी आपस में रिएक्शन करके 2C प्लस डी का फॉर्मेशन करता है। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B वॉज 1.5 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन B का है वो कैसा है बेटा, 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है। बट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B इज फाउंड टू बी इक्वल। ए और बी का इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो कैसा हो जा रहा है, वो इक्वल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो पूछे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन वैल्यू। जो रिएक्शन आप लोगों को गिवन है उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है सर। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। रिएक्शन क्या है बेटा, ए प्लस टू बी गिविंग यू सी प्लस डी। स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन जो बी का है दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ ए। मान लेते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, 1.5 ही हो जाएगा फिर, ठीक है ना। जैसे ही ये रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम की तरफ चलेगा तो आप बोलेंगे इसमें से जाएगा x, इसमें से जाएगा 2x, ये बनेगा x, ये बनेगा x, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, 1.1 माइनस एक्स, 1.5 माइनस 2x। ये कौन सा वाला कंडीशन पे बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो आपको तो पता है बेटा कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, 1.5 माइनस 2x के इक्वल होगा। तो ऐसे x आपको मिल जाएगा कितना, 0.5। x आपको मिल गया बेटा 0.5। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना होगा बेटा, 0.5। इसका कितना होगा बेटा, इसका भी होगा 0.5। इसका कितना होगा बेटा, इसका होगा, बी का कितना होगा बेटा, इसका भी 0.5 ही होगा। सी का कितना होगा, इसका भी 0. ए का कितना है बेटा, दैट इज 1 माइनस एक्स, ठीक है। बी का कितना है 1.5 माइनस 2x। इसका बेटा कितना होगा 0.5, इसका भी कितना होगा 0.5। सबका कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल गया आप लोगों को, 0.5 0.5 ना बेटा। इसमें 2C बना रहा है, ये भी आप थोड़ा सा देखिए। रिएक्शन इज ए प्लस बी गिविंग 2C प्लस डी है। तो ये 0.5 ना, ये 2x होगा, फिर ये हो जाएगा 1, ठीक है। क्लियर ना, हम लोगों ने रिएक्शन गलत लिख लिया था। ए प्लस टू बी गिविंग 2C प्लस डी है रिएक्शन, ठीक है। तो ये 1, ये 0.5। तो बोलिए बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के किसके इक्वल होगा, दैट इज 1 स्क्वायर इंटू 0.5 अपॉन 0.5 इंटू 0.5 स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये बेटा 0.5 तो गायब हो गया, दैट इज 1 अपॉन 0.25, दैट इज 1/4, ठीक है ना। तो कितना निकल के आएगा बेटा, 1/4 निकल के आया। क्लियर ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा टर्म डिस्कस करेंगे बेटा, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अगर आपने किसी भी तरीके से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर लिया तो इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने पे उसका डायरेक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, उसको पता करने के लिए हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज नोन एज रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है ना। रिएक्शन क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग किसी भी रिएक्शन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि अब वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड में जाएगा या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया, ठीक है ना। रिएक्शन क्वेश्चन को हम लोग सेम एज जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KC KP लिखते थे, इसको भी हम लोग कैसा लिखते हैं बेटा, QC QP के टर्म में लिखते हैं। ये भी सेम रेशियो होता है। मान के चलो तुम्हारे पास में एक रिएक्शन है A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग यू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। इस रिएक्शन का QC आपको लिखना है तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B, ठीक है ना। लेकिन ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कौन सा वाला होगा, वो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन आप ले सकते हैं। वो कॉन्सेंट्रेशन कौन सा वाला होगा बेटा, वो किसी भी टाइम का कॉन्सेंट्रेशन आप लोग ले सकते हैं, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता था वो कौन सा होता था बेटा, इक्विलिब्रियम पे जाके जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को मिलता है वो होता था। लेकिन जब रिएक्शन क्वेश्चन पे हम लोग निकालेंगे तो जो भी कंडीशन आपको दिया है
आप पता करना चाहते हैं कि वो रिएक्शन गिवन कंडीशन में किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आप उसी टाइम का कॉन्सेंट्रेशन बिठाइए, सॉल्व कीजिए, और हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो कंपेयर कैसे करेंगे उसकी मैं बात अभी करूंगा। दूसरा क्यूपी भी हम लोग निकाल सकते हैं बेटा। क्यूपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी होते हैं। ये भी सेम हम लोग किसी भी कंडीशन में निकालते हैं, जिस भी गिवन कंडीशन में हम लोग ये एनालाइज करना चाहते हैं कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, वेदर इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन चलने वाला है, या आप लोग एनालाइज करने वाले हैं या पता करने वाले हैं। तब उसी टाइम का जिस भी कंडीशन में आप लोग पता करने वाले हैं उसका प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन रख के आप क्यूसी या क्यूपी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं बेटा, डायरेक्शन क्या होगा रिएक्शन का ये पता करने के लिए हम लोग बेटा इसको केसी से कंपेयर करते हैं। अगर क्यूसी या क्यूपी का वैल्यू बेटा, क्यूसी या क्यूपी का वैल्यू केसी या केपी से छोटा आता है, कैसा आता है बेटा, छोटा आता है, तो रिएक्शन जो होता है वो कौन से डायरेक्शन में चलेगा बेटा, दैट विल मूव इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्टेंट जो होगा वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अगर क्यूसी का वैल्यू कैसा आता है, केसी से छोटा आता है, यानी क्यूपी का वैल्यू केपी से छोटा आता है, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाते हैं, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है ना। अगर क्यूसी का वैल्यू किसके इक्वल आता है बेटा, इफ इट इज इक्वल टू केसी, इफ क्यूपी इज इक्वल टू केपी, तो रिएक्शन जो होता है वो कौन सी कंडीशन पे होता है बेटा, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अगर क्यूसी जो होगा वो केसी के इक्वल आया या फिर जो क्यूपी होगा वो केपी के इक्वल आया, तब बोलेंगे कि रिएक्शन कौन सी कंडीशन पे है बेटा, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। अभी कौन सी कंडीशन पे है रिएक्शन बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ठीक है ना। सिमिलर अगर हम लोगों के पास में बेटा क्या है, क्यूसी अगर बड़ा आता है केसी से, क्यूसी कैसा आता है बेटा, बड़ा आता है केसी से, क्यूसी अगर बड़ा है केसी से, या फिर क्यूपी जो है बेटा वो कैसा है, क्यूपी है वो बड़ा है केपी से, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चलेगा, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा दैट विल गिव यू रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी जो रिएक्शन होगा वो कौन से डायरेक्शन में चलता है बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है। आप प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे, अगर आपके किसी भी रिएक्शन में क्यूसी का वैल्यू कैसा है, केसी से बड़ा है। तो वो दो ही चीज़ आपको याद रखनी है, अगर क्यूसी इज लेस देन केसी रिएक्शन किधर जाएगा बेटा, फॉरवर्ड, क्यूसी इज इक्वल टू केसी इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्यूसी बड़ा है केसी तो कौन सा डायरेक्शन बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यही कंडीशन आप याद रखिए बस, इसके अलावा और कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। क्यूसी और केसी क्या, क्यूसी और क्यूपी क्या सेम रेशियो है, लेकिन किसी भी कंडीशन पे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है सर। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं इसके बेस में। पहला क्वेश्चन इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर अ रिएक्शन A plus B गिविंग यू C plus D is 100. The initial concentration of all the four species were 1 molar each. The equilibrium concentration of D at मतलब D will be, D का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अगर इन सब का स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, 1 मोलर है, और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, वो 100 है। तो आप सोचिए बेटा, अगर आप लोगों के पास में एक रिएक्शन है A plus B, ठीक है ना, A plus B गिविंग यू C plus D, ऐसा कोई रिएक्शन, इसका स्टार्टिंग का मोल कितना है बेटा, 1 1 1 1, सबका 1 है। अब आपको ये तो पता नहीं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड में जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप क्यूसी निकालेंगे। क्यूसी कितना होगा, 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1, दैट इज 1। आपको दिख रहा है क्यूसी कैसा आ रहा है बेटा, दैट इज लेस देन केसी। केसी कितना है आपका, या क्यूसी बोलो या फिर बेटा, क्योंकि इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी 0 है तो उसको मैं क्यूसी क्यूपी केसी केपी कुछ ही बोल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 होने पे क्यूसी इज इक्वल टू क्यूपी भी होगा और केसी इज इक्वल टू केपी भी होगा, ठीक है ना। तो बेटा क्यूसी इज लेस देन केसी, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चलेगा, आप बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आप बोलेंगे इसमें से कुछ एक्स कम होगा बेटा, इसमें से भी कुछ एक्स कम होगा, इसमें कुछ एक्स बनेगा, इसमें भी कुछ एक्स बनेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो आप बोल सकते हैं 1 - 1 + x इंटू 1 + x अपॉन 1 - x इंटू 1 - x विल बी इक्वल टू 100। तो आपको यहां से मिलेगा 1 + x अपॉन 1 - x इक्वल टू 10। सॉल्व कर लेंगे बेटा इसको। यहाँ से बेटा x आ जाएगा बेटा कितना, दैट इज 9/11, 0.818। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D कितना है बेटा इक्विलिब्रियम पे, दैट इज 1 + x, तो 1 + 0.818, 1.818, ठीक है। तो हमारे में क्या बोल रहा हूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू 1.818। क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। The next question is for the reaction A gas plus 2B gas giving C plus D gas. Case is 10 to the power 12. The initial concentration of A, B and C are 0.5, 1.0, 0.5 and 3.5 moles respectively in 1 liter vessel. What is the equilibrium concentration? ठीक है ना, of B. B का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बेटा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन तो आपने अभी ऐसा कराया है, आप अलग टाइप का क्यों बोल रहे हैं। देखिए बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको एक अलग तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। जो पीछे वाला तरीका लगाया है उससे सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आपको उससे सॉल्व करने में इसको लगेगा। तो इसके लिए मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा कैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में और आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा हम लोग क्या बात करते हैं, आपको क्वेश्चन गिवन है A + 2B गिविंग यू C + D। Kc दिया है 10 to the power 12। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.5, 1, 0.5, 3.5। आप क्या निकालेंगे बेटा, QC निकालेंगे सबसे पहले। QC कितना आएगा, 0.5 इंटू 3.5 अपॉन 0.5 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज 3.5। आपको दिख रहा है QC काफी ज्यादा छोटा है, मच स्मॉलर देन KC। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चलेगा बेटा, आप बोलेंगे सर रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि QC कैसा है, छोटा आ रहा है KC से, ठीक है। जहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा है कि हाँ रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या होगा, इसको लिखेंगे 0.5 - x, 1 - 2x, 0.5 + x, 3.5 + x, ठीक है बेटा। अब ठीक से एक बात सुनिएगा बेटा, आप लोग यहां से बोलेंगे KC किसके इक्वल होगा, 3.5 + x इंटू 0.5 + x अपॉन 0.5 - x इंटू 1 - 2x का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 10 to the power 12। अब बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हारे लिए, मुझे नहीं लगता कि तुम इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बनने वाला है और बहुत ही दिक्कत तुम्हें इसको सॉल्व करने में होगी। तो हमें क्या करना होगा, हम लोग ये वाले मेथड से इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे इसको सॉल्व नहीं करने वाले। ऐसे सॉल्व करने से बेटा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको ठीक से बेटा समझिएगा, एक स्पेशल केस ऑफ क्वेश्चन है ये। चलिए आपको ये तो पता है रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखिए आप एक बार एक KC का वैल्यू देखिए बेटा, KC का वैल्यू कितना है, 10 to the power 12। 10 to the power 12 होने का मतलब KC तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। KC कैसा बेटा, बहुत ज़्यादा बड़ा है। 10 to the power 12 मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा KC दिया है। KC बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो रिएक्शन होगा दैट इज नियरली 100% कंप्लीटेड। हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, KC क्योंकि बहुत बड़ा है तो ये रिएक्शन जो होगा दैट इज नियरली 100% कंप्लीटेड। ये रिएक्शन जो होगा वो कैसा होगा बेटा, 100% कंप्लीट होगा। मैं क्या बोला समझ में आया, क्योंकि KC कैसा है बेटा, बहुत बड़ा है, तो रिएक्शन कैसा होगा, नियरली 100% कंप्लीट होगा। तो आपको करना क्या है, इस रिएक्शन को 100% कंप्लीट होता हुआ मानते हुए आप पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखेंगे।
भाई रिएक्शन अगर 100% कंप्लीट होगा तो ये कितना बचेगा, जीरो। ये कितना बचेगा, जीरो। ये कितना बचेगा, 0.5 मोल, एक मोल से रिएक्शन करेगा, इसका 0.5 बनाएगा तो ये हो जाएगा एक, इसका भी 0.5 बनेगा, ये हो जाएगा चार। ठीक है ना। तो क्या कोई भी स्पीसीज इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जीरो हो सकता है? आप सोच के देखो, क्या कोई भी स्पीसीज, आप मान के चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या जीरो हो सकते हैं? अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जीरो रख देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। बेटा कोई भी स्पीसीज इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जीरो नहीं होता है। नन ऑफ द स्पीसीज इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। मैं ये नहीं बोल रहा कि जीरो मतलब कैसा होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो के जैसा होगा, बहुत ही छोटा वैल्यू हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो कोई भी स्पीसीज इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं हो सकता। समझ में आया मैंने क्या बोला? नन ऑफ द स्पीसीज इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। कोई भी स्पीसीज बेटा एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकता है इक्विलिब्रियम पे। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, आप इसको हटाएंगे। अब ये कितना होगा आपको नहीं पता, आप कोई भी वैल्यू इसको रख दीजिए वाई। मान लेते हैं कोई एक्स या कोई वाई वैल्यू होगा, आप ये सोचिए ये वाई होगा तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा 2y। ठीक है ना, क्योंकि दो मोल्स ऑफ बी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको तुरंत से याद आया कि कोई भी स्पीसीज क्या होते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम पे जीरो नहीं होता। आपने एक छोटा वैल्यू होगा कोई ना कोई, हमें नहीं पता क्या है, वाई मान लिया, वही तो हम लोग निकालने वाले हैं, बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है ना। अगर जीरो होता तो क्या तुम लोगों से पूछता कि बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये बता दीजिए? नहीं पूछता ना। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन लोग क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो ये बेटा ए का कितना होगा वाई, तो बी का कितना हो जाएगा 2y। यहाँ तक समझ में आया? और अब इसको रख दीजिए बेटा, जो आप लोगों के पास रिएक्शन है, जो भी बन रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया उसमें रख दीजिए। बेटा के सी किसके इक्वल होगा, 10 टू दी पावर जो 12 होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन वाई इंटू 2y का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से आपको मिलेगा ये 2y 4 हो जाएगा, 4 से 4 गायब हो जाएगा, तो वाई क्यू विल बी इक्वल टू 10 टू दी पावर -12। तो जो y आएगा वो आएगा 10 टू दी पावर -4। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y कितना बेटा, b कितना हो गया, y आएगा 10 टू दी पावर -4, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b कितना होगा इक्विलिब्रियम पे, दैट इज 2 इंटू 10 टू दी पावर -4। क्लियर? क्योंकि b का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2y है, तो इसका बेटा आंसर कौन सा वाला हो गया, b होगा, दैट इज 2 इंटू 10 टू दी पावर -4। क्लियर? कैसे हम लोगों को करना होगा ऐसा क्वेश्चन को डील, समझ में आ रहा है ना आसानी से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड डिसोसिएट्स एज 2 मोल्स ऑफ NH3 प्लस CO2 गैस। एक सॉलिड है बेटा, वो डिसोसिएट करके क्या कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस कर रहा है प्लस CO बना रहा है, CO गैस बना रहा है। बोला इन अ क्लोज्ड वेसल इट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स प्रोडक्ट्स। बट अपने एक क्लोज वेसल में क्या है, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के साथ में इक्विलिब्रियम पे है। एट इक्विलिब्रियम सम एक्स्ट्रा अमोनिया वाज एडेड सच दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट न्यू इक्विलिब्रियम बिकम्स इक्वल टू टोटल ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्रेशर। क्या बोल रहे हैं कि नए वाले इक्विलिब्रियम पे जो अमोनिया का प्रेशर है, हम लोग कितना ऐड किए जिससे उसका प्रेशर पहले वाले इक्विलिब्रियम के टोटल प्रेशर के इक्वल हो गया। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम टू दैट ऑफ ओल्ड इक्विलिब्रियम टू दैट ऑफ ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, समझिएगा बेटा ठीक से क्वेश्चन को। एक सॉलिड है, वो डिसोशिएट करके 2 मोल्स ऑफ NH3 बना रहे प्लस O2 गैस बना रहे। आप समझ सकते हो बेटा, इसका अगर 2 मोल बनेगा तो इसका 1 बनेगा, इसका तरह से 2p होगा तो इसका कितना होगा, p होगा, है ना। तो प्रेशर रेशियो कैसा होता है, मोल रेशियो। इसका प्रेशर 2p है तो इसका कितना होगा, p। टोटल प्रेशर कितना हो गया बेटा, 3p। kp कितना होगा बेटा, वो होगा 2p स्क्वेयर इंटू p, दैट इज 4p3। समझ गया आप लोग? kp किसके इक्वल होगा, 2p स्क्वेयर इंटू p, दैट इज 4p3। ठीक है, अभी आप लोग क्या करिए बेटा, इसमें अमोनिया ऐड कर दिए। some extra ammonia was added such that the partial pressure of ammonia at new equilibrium becomes equal to total original equilibrium pressure। आपने कुछ अमोनिया ऐड किया जिससे इसका जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा बेटा,
3p ना, टोटल ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है, 3p है। तो आपने कुछ अमोनिया ऐड किया जिससे इसका प्रेशर कितना हो गया बेटा, बढ़ के 3p हो गया। CO2 का कितना होगा हम लोगों को नहीं पता, इसको वही मान लेते हैं, ठीक है ना। अभी ये बताओ कि क्या अमोनिया को ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज आएगा। तो आपको मैं बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अमोनिया का ऐड करने से थोड़ी चेंज हो जाएगा, हम टेम्परेचर तो चेंज नहीं किए, टेम्परेचर इज सेम। अगर टेम्परेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल आल्सो रिमेन सेम। अभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 4pq। अभी भी कितना होगा, 4pq ही होगा। अमोनिया को ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल स्टिल रिमेन सेम, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं अभी भी कि जो हम लोगों के पास में y इंटू 3p² ये हो गया नया वाला इक्विलिब्रियम, दैट विल बी इक्वल टू 4pq। y इंटू 3p², ऐसा ना बेटा। तो यहां से आपको y कितना मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा 4/9p। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको y कितना मिलेगा बेटा, यहाँ से आपको 4/9p मिलेगा। तो y की जगह आप लोग लिख सकते हैं क्या, 4/9p। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया बेटा नया वाला, टोटल प्रेशर नया वाला कितना हो गया, दैट इज 3p प्लस 4/9p। 3p प्लस 4/9p कितना होगा, 31/9। तो रेशियो कितना हो जाएगा बेटा नए से पुराने का, दैट रेशियो विल बी इक्वल टू, नया वाला है 31/9p और पुराना वाला कितना था बेटा, दैट वाज 3p। तो p से p गायब हो जाएगा, दैट इज 31/27, ठीक है ना। तो बेटा इट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर टोटल न्यू अपॉन टोटल प्रेशर ओल्ड ओरिजिनल, ठीक है ना। टोटल प्रेशर नया वाला और ओरिजिनल प्रेशर का बेटा रेशियो कितना होगा, 31/27। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी बढ़ेंगे बेटा। एक और क्वेश्चन लोग भी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एट एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 300 केल्विन कंटेन्स N2O4 and NO2 at 0.28 and 1.1 atm pressure respectively. If the volume of container is doubled, the calculate the new equilibrium partial pressure of the two gases. क्या बोल रहा है बेटा, एक कंटेनर है जिसमें N2O4 और NO2 आपस में इक्विलिब्रियम में है बेटा। N2O4 is giving 2 moles of NO2। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसका प्रेशर कितना है 0.28 और इसका कितना है बेटा 1.1। आपसे बोले Kp कितना होगा, बोलेंगे 1.1², दैट इज 0.28। तो बेटा जो Kp आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4.32, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, Kp आ जाएगा 4.32, ठीक है। अभी आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम को डबल किया है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, प्रेशर हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, लोग वॉल्यूम को डबल करेंगे तो प्रेशर कैसा हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। जैसे मान चलो आपने एक कंटेनर है, वॉल्यूम को डबल किया तो प्रेशर क्या होगा, सडनली हाफ होगा। और सडनली हाफ होने के बाद में जो रिएक्शन होगा दैट विल अगेन ट्राई टू रीच एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना। क्या करेगा तो वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले क्या करेगा बेटा, जैसे आप लोगों ने वॉल्यूम को डबल किया होगा, प्रेशर हाफ हुआ होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया होगा और वापस क्या करेगा, वापस से इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो रिएक्शन होगा वो आने का कोशिश करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ जैसे ही प्रेशर आप लोगों ने क्या किया बेटा, अब वॉल्यूम को डबल किया, प्रेशर कितना हो जाएगा, आधा, दैट इज 0.14। ये कितना हो जाएगा 0.55, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो हम लोग क्यूपी निकाल के चेक करेंगे। क्यूपी क्या होगा 0.55²,
अपॉन 0.14, ठीक है ना। ये जो क्यूपी निकल के आएगा दैट इज 2.16, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यूपी कितना निकल के आएगा, दैट इज 2.16, ठीक है ना। आपको दिख रहा है क्यूपी जो आया है दैट इज लेस देन केपी। रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 0.14 में से कुछ x कम होगा, ये 0.55 में कुछ 2x ऐड हो जाएगा। 2x क्यों ऐड होगा वो समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है। मैं आपसे बोल सकता हूँ कि 0.55 प्लस 2x स्क्वेयर अपॉन 0.14 माइनस x, ये हुआ केपी, दैट विल इक्वल टू 4.32। आप सोच के देखिए बेटा, वॉल्यूम को डबल करने से क्या केपी में कोई चेंज आएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। वॉल्यूम को डबल करने से केपी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, एक्स निकालेंगे। आपका जो एक्स आएगा वो आएगा 0.045, ठीक है ना। एक्स कितना निकल के आएगा, दैट इज 0.045, ठीक है ना। तो आपसे मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इज 0.14 माइनस एक्स, तो बोल सकते हैं 0.14 माइनस 0.045। आपसे मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ बेटा NO2 कितना होगा, दैट इज 0.55 प्लस 2x। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना होगा बेटा, दैट इज 0.55 प्लस 2x, ठीक है बेटा। तो x आपके पास में है, मैं x का वैल्यू कितना रख देता हूँ, 0.045, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 भी मिल जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 भी मिल जाएगा, ठीक है सर। तो होपफुली आपको पूरा लेक्चर बेटा समझ में आया होगा अच्छे से, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में मतलब क्लियर हुई होंगी और बहुत कुछ आपको नया भी मिला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, वेपर डेंसिटी वगैरह डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच, ठीक है बेटा।